5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले टाइम्स नाउ और सी वोटर द्वारा कराए गए जनमत सर्वेक्षण के अनुसार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार फिर से बन सकती है, तीसरी बार बन सकती है। हालांकि बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले काफी फायदा होने की बात ये सर्वेक्षण कर रहा है। सी वोटर के अनुसार पूर्व चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में पाया गया है कि इस राज्य में उसे 107 सीटें तक मिल सकती हैं। दूसरी ओर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को 154 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में 294 सीटें हैं और बीजेपी को 2016 में सिर्फ 3 सीटें मिली थी। इस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा उलटफेर है। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो सर्वेक्षण के अनुसार डीएमके के नेतृत्व वाला यूपीए सरकार बना सकता है। इस सर्वेक्षण पर भरोसा किया जाए तो यूपीए को 158 सीटें वहां मिल सकती हैं, जो पिछले चुनाव की सीटों से 60 अधिक होंगी। एनडीए सिर्फ 65 सीटों पर सिमट सकता है। 2016 में उसकी 136 सीटें थी। इसके अलावा 140 सदस्यों वाले केरल में इस बार फिर से वाम दलों के गठबंधन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार बन सकती है। सर्वेक्षण के अनुसार एलडीएफ को 82 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस की अगुवाई वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 56 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। बीजेपी को बहुत अगर जोर लगाया तो 1 सीट मिलने की बात कही गई है। वहीं असम में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। हालांकि सर्वेक्षण में एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, वो सरकार बना सकती है। चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में ये पाया गया कि एनडीए को 67 सीटें मिल सकती हैं, जबकि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए को 57 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। तो मोटे तौर पर जो अनुमान दूसरे सर्वेक्षणों से आ रहे हैं और जो चुनाव को समझने जानने वाले प्रेक्षक हैं, उनके भी यही अनुमान है। केरल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार बरकरार रहेगी और ये भी एक चमत्कार होगा, क्योंकि केरल में मतदाता हर चुनाव में सरकार बदलने के आदी रहे हैं। तो ये बहुत अरसे बाद होगा कि पहली बार कि कोई सरकार रिपीट हो रही है वहां पर। तो ये उस सरकार की खास बात होगी जिसने 5 साल इतने अच्छे से चलाया और अब उसको वोट मिलेगा। तमिलनाडु में सरकार बदलने जा रही है, स्पष्ट है। वहां भी उलटफेर होता रहता है और इस बार डीएमके की बारी है, तो डीएमके और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन जीत सकता है, इसकी संभावना बहुत प्रबल है। वेस्ट बंगाल में सब जानते हैं कि बीजेपी के शोर शराबे के बावजूद ममता बनर्जी चुनाव निकाल लेंगी और उनके पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी हो सकता है, उनकी सीटें घटें। बीजेपी की सीटों में बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन जो इस सर्वेक्षण में कहा जा रहा है इससे थोड़ा सा नाइत्तेफाकी हो सकती है लोगों की, क्योंकि बीजेपी हो सकता है 3 से 30 और 60-70 सीटें तक पहुंच जाए, लेकिन 107 सीटों की संभावना कम दिख रही है। बल्कि लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन की सीटें बढ़ने की भी इस बार संभावनाएं ज्यादा हैं। हो सकता है कि वो दोनों मिलाकर भी 80-90 सीट तक पहुंच जाएं, तो ये देखना होगा। लेकिन असम में जो कांटे की टक्कर बताई जा रही है, दरअसल उसमें बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर है वो, क्योंकि दोनों के अगर सीटों के हिसाब से देखें, इस सर्वेक्षण के हिसाब से तो करीब 10 सीटों का फर्क दिख रहा है, लेकिन वोटों का जो गणित है उसमें केवल 2% का अंतर है ज्यादा से ज्यादा। और जो मार्जिन ऑफ एरर होता है इस तरह के सर्वेक्षण में, उसमें 3% तक की होती है। तो अगर 3% वोट एनडीए के कम हो गए, बीजेपी के कम हो गए, तो जाहिर है कि यूपीए की कोई बहुत ज्यादा सीटें उससे इसके मुकाबले मिल सकती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि असम का खेल पूरी तरह से खुला हुआ है। अभी असम में ना बीजेपी ये दावा कर सकती है कि वो चुनाव जीत रही है और ना ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन ये कह सकता है कि वो चुनाव जीत रहा है। दोनों के लिए खेल खुला है, जो ज्यादा जोर लगा देगा उसकी नैया पार हो सकती है। लेकिन बाद में फिर से एक सावधानी, एक चेतावनी कि इन जनमत सर्वेक्षण पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। स्थितियां लगातार बदलती रहती हैं, मुद्दे बदलते रहते हैं और चुनाव की पोलिंग के दिन तक कौन सी चीजें मतदाताओं के दिमाग पर हावी होंगी और किस तरह से वोट करेंगे ये किसी को पता नहीं, क्योंकि अब चुनाव प्रचार का जो जोर शुरू होगा उसका असर मतदाताओं पर अच्छा खासा पड़ने वाला है। असम की राजनीति थोड़ा और भी उलझी हुई है, क्योंकि इन 2 गठबंधनों के अलावा तीसरा गठबंधन भी है और 2 दल और भी हैं जो
किसी भी गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, खासतौर पर बीजेपी को, जो राइजर दल है वो, और दूसरा असम जातीयतावादी परिषद जो है वो भी चुनाव लड़ रही है, वो भी एजीपी और बीजेपी के वोट ही काट सकती है। तो देखना है कि उनका वो कितना नुकसान किसको पहुंचाती है, उस पर डिपेंड करेगा कि कौन चुनाव जीतने जा रहा है। भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर इंग्लैंड के सांसदों की बहस को लेकर भारत सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया है। लंदन में भारतीय उच्चायोग ने किसानों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर कुछ ब्रिटिश सांसदों के बीच ई याचिका पर बहस की निंदा की है। वो बहस ब्रिटेन की संसद परिसर में सोमवार को हुई। भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि वह बहस गलत तथ्यों पर आधारित और एक तरफा थी। बहस एक ई याचिका के जवाब में आयोजित की गई थी। ई याचिका 1 लाख हस्ताक्षर की सीमा को पार कर गई थी। इस सीमा को पार करना हाउस ऑफ कॉमन्स पिटीशन कमेटी द्वारा अनुमोदित किए जाने के लिए जरूरी होता है। ई याचिका के बाद इसी बहस को लेकर भारतीय उच्चायोग ने अपनी नाराजगी जताई और एक बयान जारी किया। इसने बयान में कहा है, हमें बेहद अफसोस है कि एक संतुलित बहस के बजाय झूठे दावे बिना किसी पुष्टि या तथ्यों के किए गए और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और उसके संस्थानों पर संदेह जताया गया। इसने आगे कहा कि विदेशी मीडिया, जिसमें ब्रिटिश मीडिया भी शामिल है, भारत में मौजूद है और बातचीत के मामलों का गवाह है। भारत में मीडिया की स्वतंत्रता की कमी का सवाल ही नहीं उठता। सोमवार को ब्रिटिश संसद ने भारत में किसानों की सुरक्षा और प्रेस स्वतंत्रता पर बहस करने के लिए 90 मिनट का समय निर्धारित किया था। विरोध प्रदर्शनों पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेट्स और स्कॉटिश नेशनल पार्टी के कई सांसदों ने चिंता जताई। ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि जब दोनों देश के प्रधानमंत्री मिलेंगे तो इस मुद्दे को उठाया जाएगा। हालांकि इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार ने भारत के महत्व को भी तवज्जो दी है। उसने कहा है कि भारत और ब्रिटेन बेहतरी के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार की, मोदी सरकार की आलोचना हो रही, मोदी सरकार के कारनामों पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। आप याद कीजिए, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने भी किया था। अमेरिका के एक प्रकोष्ठ ने भी ये बात कही थी। थनबर्ग के ट्वीट, रेहाना के ट्वीट को याद कीजिए। और अभी ये जो हाल में संसद में बहस हुई है ब्रिटेन की, वो भी, उसके पहले विश्व स्तर पर बहुत सारे नेता इस पर टीका टिप्पणी करते आ रहे हैं कि किसान आंदोलन को लेकर सरकार का रवैया कितना निरंकुशवादी था, कितना तानाशाही पूर्ण था, किस तरह से दमन किया गया, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन चलाई गई और गड्ढे खोदे गए, बाढ़ लगाई गई, तमाम तरह के इंटरनेट काट दिए गए वगैरह वगैरह। उनको परेशान करने की हर संभव कोशिश की, उनको बदनाम करने की इस सरकार ने हर संभव कोशिश की। इसके पहले सीए के प्रदर्शनों के दौरान भी यही हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक के बाद एक भारत सरकार की आलोचना हो रही है। भारत सरकार ये सोचती है कि जो वो देश के अंदर कर रही है शायद दुनिया को पता नहीं होगा, दुनिया हम जो कहेंगे उसी को मान लेगी। ये बात नहीं है। मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में भी सब सच्चाई सबके सामने है। वो बेशक कहे कि भारत में मीडिया स्वतंत्र है, लेकिन मीडिया स्वतंत्र नहीं है, ये हम सब जानते हैं। हम बड़ी मुश्किल से अपनी सच स्वतंत्रता पूर्वक आपसे बातचीत कर पाते हैं। पूरा गोदी मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, गोदी मीडिया केंचुआ मीडिया में तब्दील कर दिया गया है और सरकार डिजिटल मीडिया पर भी अंकुश लगाने के फेरे में है। उसने नियम कानून बना भी दिए हैं। तो कोशिश सरकार की हो रही है कि जो वो कहे उसी को सच मान लिया जाए, देश के अंदर भी, देश के बाहर भी। लेकिन दुनिया अंधी नहीं है, वो भी सच देख रही है। उसके पास भी सूचनाओं के अपने स्रोत हैं और सोशल मीडिया आदि के जरिए सूचनाएं पूरी दुनिया में जा रही हैं। तो भारत सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। अब ये गुस्से का इजहार करने का कोई फायदा नहीं है, इसका कोई असर होने वाला नहीं है दुनिया पर, क्योंकि वो जानती है कि भारत एक फांसीवादी रास्ते पर चल रहा है। भारत की सरकार अल्पसंख्यकों पर, पत्रकारों पर, बुद्धिजीवियों पर, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर हमला कर रही है लगातार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।